परासरण दाब के विषय में परासरण और परासरण दाब से संबंधित बातें बताई थी। यानी कि बायल वांट हाफ का नियम जो है वह गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। यानी कि इसका जो प्रेशर का नियम है बायल का, वो जो है इसके जो परासरण दाब का जो नियम है वो गैसों के बायल का नियम जो है इससे मिलता जुलता है। तो बायल वांट हाफ के नियमानुसार यदि स्थिर ताप पर, इस पर यदि स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर यदि स्थिर है तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, किसी विलयन का परासरण दाब P है और विलयन की जो सांद्रता है उसे हम C से नोट करें तो इसके समानुपाती होगा। तो P है तो विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर विलयन का टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, नियत है, तो उस स्थिर टेम्परेचर पर उस सिचुएशन में अगर इसका प्रेशर परासरण दाब हम P माने तो ये परासरण दाब समानुपाती होगा, प्रोफेशनल होगा किसके, C के। किस कंडीशन में, स्थिर ताप पर। यह कंडीशन है कि स्थिर ताप पर, यानी कि अगर हम P बराबर परासरण बराबर हम याद करें तो यहां पर जब प्रोफेशनल का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट K लग जाएगा, KC। जहां जो है, जहां K क्या है, कांस्टेंट है, जहां K एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो यदि जो है विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति V लीटर हो, यानी कि आयतन को हम V में नोट करें, तो अगर जो है यदि विलयन की सांद्रता क्या हो, C जो है यानी कि इसका जो इसकी सांद्रता है, कोई विलयन है जिसकी सांद्रता, यदि विलयन की सांद्रता C, कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका क्या हो, 1 मोल, कितना, 1 मोल प्रति V लीटर हो, तब 1 मोल प्रति V लीटर हो, तब उस कंडीशन में आपका क्या होगा, PV बराबर जो कांस्टेंट है, जो सांद्रता है, यानी कि C तो किसके बराबर है, P के बराबर है, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट, यानी K यहां क्या है, स्थिरांक है।
अब दूसरी बात हम लोग समझ लेते हैं, चार्ल्स वांट हॉफ नियम। चार्ल्स, नोट करते रहिए, चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या है? चार्ल्स वांट हाफ लॉ क्या है? देखिए, चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार चार्ल्स, इसके जो गैसों का जो नियम है वो चार्ल्स वांट हाफ जो नियम है वो चार्ल्स के गैसीय नियमों से मिलता जुलता है। यानी कि इसके जो चार्ल्स ने गैसों का नियम दिया था उसी से मिलता जुलता है। इस नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया कि कोई स्थिर सांद्रता है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्थिर है, तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P जो परम ताप T होगा उसके समानुपाती होगा। यानी कि स्थिर, नोट कर दे रहे हैं हम, नोट करते रहिए इसे, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी कि P प्रोफेशनल T, P समानुपाती T, या जो है हम क्या लिख सकते हैं, जब ये प्रोफेशनल का निशान चिन्ह हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा बच्चा, और कांस्टेंट लगेगा क्या, आपका K कांस्टेंट लगा दीजिए, तो P बराबर KT। किस पर? स्थिर सांद्रता पर। ये मान किस पर आया है आपका? स्थिर सांद्रता है तब, स्थिर सांद्रता पर। और क्या K क्या है यहां पर? K, जहां K एक स्थिरांक है। यानी बाय इसमें वांट हाफ समीकरण के नियमानुसार अगर हम बात करें तो परासरण दाब जो होता है वह आयतन या सांद्रता के और ताप का जो संबंध होता है इसी में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि अगर PV बराबर K है यानी स्थिर ताप पर, तो P बाई T बराबर K ये भी होगा। यहां पर चलिए मैं यहां पर हल कर दे रहा हूं इसे, ठीक है। वांट हाफ के नियमानुसार अगर परासरण दाब, आयतन या सांद्रता है ना, परासरण दाब, आयतन, ये या तो सांद्रता और ताप में संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो बायल वांट हाफ के नियमानुसार आपका होता है बायल वांट हाफ नियमानुसार क्या होगा? बायल वांट हाफ नियमानुसार पीवी बराबर के, पीवी बराबर के, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये कंडीशन क्या है? स्थिर ताप पर है। क्या है यह?
स्थिर ताप पर ये अभिक्रिया हो रही है, मतलब ये प्रासरण हो रहा है। ठीक है, ये स्थिर ताप के लिए है। तो चार्ल्स वान हाफ नियमानुसार, चार्ल्स वान हाफ नियमानुसार क्या हो जाएगा? चार्ल्स वान हाफ नियमानुसार चार्ल्स वान हाफ नियमानुसार हो जाएगा आपका P/T, P/T बराबर K। ये किस पर है? स्थिर सांद्रता पर है। किस पर है? स्थिर सांद्रता पर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए यहां इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाएंगे तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा क्या? पीवी बराबर आरटी। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर पीवी बराबर आर टी, जहां आर क्या है? एक स्थिरांक है। ये विलेय के ये 1 मोल के लिए है। ये किसके लिए है? विलेय के 1 मोल के लिए है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यदि विलयन में V लीटर N मोल उपस्थित हो तब क्या होगा? उस कंडीशन में V लीटर 1 मोल उपस्थित है तब उस कंडीशन में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यदि विलयन में V लीटर में, यदि विलयन के V लीटर में, लिख लीजिए यहां पर, यदि विलयन के V लीटर में, यदि विलयन के V लीटर में विलेय के मोल की संख्या n उपस्थित हो, यदि विलेय के n मोल उपस्थित हो, V लीटर में यदि विलेय के n मोल उपस्थित हो तब उस कंडीशन के लिए आपका क्या हो जाएगा? पीवी बराबर एन आर टी, जहां एन जो है क्या है? एन मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इसे हम मान लें समीकरण नंबर 4। तो जो हमारा समीकरण 4 है इसे हम तनु विलयन वान हाफ समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? ये समीकरण नंबर 4 को हम क्या कहेंगे? वान हाफ का तनु समीकरण
क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि इसमें R एक स्थिरांक है, जो विलयन का स्थिरांक है ना। ये पूरे R जो है ये किसका स्थिरांक है? पूरे विलयन का स्थिरांक है ये, है ना, पूरे विलयन का कांस्टेंट है। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर ये आपका जो है के कांस्टेंट था, फिर आर कैसे हो गया? तो ये जो चार्ल्स का नियम है ना, जो चार्ल्स और बायल का नियम है, इसमें जो है इन्होंने कांस्टेंट जो है इसमें आर रखा जाता है। इतना तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 11th में। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, इसे नोट कर लीजिए एक बार ताकि हम इसे क्लीन करते हैं। अब हम लोग उदाहरण के बारे में इसके बात कर लेते हैं। देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल के विषय में अगर हम इसके बात करें तो एक क्वेश्चन दिया है 0.5% ग्लूकोज है, इसका अणुभार ये है आपका, और इसका परासरण दाब ये आपका दिया गया है 18 अंश सेल्सियस। गोल स्थिरांक का मान 0.082 लीटर ये आपका दिया गया है। तो इसका परासरण दाब हमें 18 अंश सेल्सियस पर निकालना है, जिसका अणुभार 180 अंश सेल्सियस दिया है। ग्लूकोज के 0.5% में, तो इसमें विलेन के वांट हाफ समीकरण नियम अनुसार विलियम के वांट हाफ समीकरण नियमानुसार आपका हो जाएगा पीवी बराबर nRT, यही होगा। या हम ये कर सकते हैं कि पीवी बराबर क्या, MW/M, जहां यानी कि भार बटे अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इसको हम कर सकते हैं W/mRT। ओके, इसमें P का मान हमें निकालना है, P बराबर हमें ज्ञात करना है, ये चीजें हमें ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या गया है, V बराबर दिया गया है, V बराबर कितना दिया गया है, V बराबर आपका 100/1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.1 लीटर, ये आपको ज्ञात हो गया। दूसरा आपका जो है दिया गया है आयतन, इसका पता हो गया। इसका द्रव्यमान दिया गया है, W बराबर जो है कितना 0.5 ग्राम दिया गया है, इतना प्रतिशत है तो उतना ग्राम, W बराबर 0.5 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसका यम बराबर दिया गया है, यम बराबर आपका दिया गया है कितना, मास इसका अणुभार कितना दिया गया है 180 दिया गया है, मास इसका 180 दिया है। और आर बराबर इसका, आर बराबर क्या दिया गया है आपका 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोल प्रति वन है, ये दिया गया है। आर बराबर
और T बराबर दिया गया है कितना 18 अंश सेल्सियस। इसे हम किसमें केल्विन में तब्दील कर लेंगे, केल्विन में हम लोग बदल लेंगे। तो T बराबर आपका हो जाएगा 18 अंश सेल्सियस दिया तो 18 प्लस 273, 8 3 11, 7 1 8 1 9 2 251, ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा ये W बाई क्या M इंटू V, यही होगा। फिर उसके बाद टोटल का इंटू आपका R, तो P बराबर आपका हो जाएगा 0.5 बाई 180 इंटू 0. कितना है ये लीटर, 0.1 लीटर है ये, इंटू कितना 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 291 केल्विन, इतना ये बराबर निकाल लीजिए कितना आएगा, निकालिए। तो ये बराबर आपका आ जाएगा 0.66 वायुमंडल। कितना आ जाएगा 0.66 वायुमंडल। तो यानी कि इसका जो परासरण होगा, अतः ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब, अतः ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब, ये बराबर आपका हो जाएगा 0.66 वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। एक और उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल दिया है कि 27 अंश सेल्सियस है। इस 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के M/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि R बराबर 0.082 लीटर दिया गया है। तो विलयन के वांट हाफ समीकरण के नियमानुसार विलयन के वांट हाफ समीकरण नियमानुसार क्या हो जाएगा आपका, पीवी बराबर एनआरटी या P बराबर क्या हो जाएगा
CRT तो हमें P का मान ज्ञात करना है। P बराबर हमें ज्ञात करना है, निकालना है। प्रेशर परासरण दाब ज्ञात करना है। C बराबर दिया है कितना, m/10 यानी कि 0.1 मोल प्रति लीटर दिया गया है। कितना है, 0.1 मोल प्रति लीटर ये दिया गया है। अब हम मान रख देंगे इसमें, है ना। इसमें R बराबर देखो, R बराबर क्या दिया गया है, R बराबर क्या दिया गया है, ये आपका R बराबर 0.082 लिख लेंगे। R बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल दिया गया है। T बराबर निकालना है, C बराबर, R बराबर और T बराबर दिया गया है। T बराबर दिया गया है कितना, 27 सेल्सियस। इसको केल्विन में बदल देंगे 27 सेल्सियस को, तो 27 सेल्सियस का हो जाएगा 27 प्लस 273 7 3 10 300 हो जाएगा आपका केल्विन। आसान है। क्या हो जाएगा, P बराबर C का मान 0.1 इंटू R का मान 0.082 और कितना, T का मान इंटू 300। हल कर लीजिए। 3 तकरीबन आपका आ जाएगा 2.46 वायुमंडल। अतः यूरिया विलयन का परासरण दाब T बराबर जो होगा वह 2.46 वायुमंडल होगा। अतः यूरिया का परासरण दाब कितना होगा, यूरिया का परासरण दाब, यूरिया का परासरण दाब होगा। अतः यूरिया विलयन का परासरण दाब P बराबर आपका 2.46 वायुमंडल होगा। अतः यूरिया विलयन, ठीक है, अतः यूरिया विलयन का परासरण दाब क्या होगा, 2.46 विलयन होगा। उम्मीद करता हूं आपको परासरण दाब बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। हमने परासरण एवं परासरण दाब पर 2 वीडियो आप लोगों के सामने, एक में हमने न्यूमेरिकल हल किया और दूसरे में हमने परासरण और परासरण दाब के विषय में समझा। तो बेहतरीन ढंग से उम्मीद करता हूं आपको ये परासरण एवं परासरण दाब समझ में आया होगा। अब हम अगली बात करेंगे अणुसंख्य की अगली टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आप तक
आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये वीडियो, और ख़ास तौर से जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही कारआमद है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें।